गुड आफ्टरनून ऑल। ठीक है, अभी टेस्ट के बारे में हम लोग जब लास्ट के 5 मिनट्स रह जाएंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पूरा टेस्ट रिजल्ट अभी डिस्कस करूंगा। ओके, तो अभी फिलहाल हम लोग अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आ जाते हैं। मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखा दिया था कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है। अब आओ बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 के जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस करो फटाफट। अभी सबके मार्क्स डिस्कस करूंगा, किसको कितने मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। ठीक है, मैं एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड के सारे पार्ट की क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है। बाकी जो क्वेश्चंस आप करेंगे, है ना, तो एप्लीकेशन के क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे, इससे एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। देखो सारे समझते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। ठीक है, मैं सारे पार्ट समझा रहा हूं, ठीक है। देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, ठीक है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में अगर ध्यान दो तो क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बोला गया। अगर क्वेश्चन में हम ये बात पढ़ते द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज व्हाट, इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, इट इज लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है ना। लेंथ इनटू विड्थ, प्रोडक्ट की सेंस आ गई यहां पर, तो हो सकता है क्वाड्रेटिक का हो। द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 इन मीटर्स है। द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कह रहे जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। सबसे पहले ये देखना है कि जो दो हमें वैल्यूज निकालनी है, दो वेरिएबल निकालने हैं, वो कौन से हैं, वो लेंथ और ब्रेथ है। अगर लेंथ और ब्रेथ में देखो तो एक रिलेशनशिप होगा और एक कंडीशन होगी। तो यहां रिलेशनशिप कौन सा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों वेरिएबल में एक रिलेशन आ गया। कंडीशन पे ध्यान दो तो कंडीशन प्रोडक्ट की है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 528। प्रोडक्ट और रिलेशन बिटवीन आ रहा है जो दो वेरिएबल हमें निकालने, लेंथ और ब्रेथ। तो समझ जाओ ये किसका क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का है, लीनियर का नहीं है, ठीक है ना। तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, ठीक है, एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल द लेंथ ऑफ अ प्लॉट। एक गलती कर दी मैंने, हमें क्योंकि लेंथ ब्रेथ से रिलेटेड है तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। ब्रेथ पहले लेट कर लेते हैं। ब्रेथ हमने मान ली x, अब लेंथ ले लेते हैं। नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अब ये वो देखते हैं लेंथ और ब्रेथ कैसे रिलेटेड है। मैं इस लाइन को पढ़ता हूं, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसके ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है इसकी लेंथ। सही है ईशा, वेरी गुड, ठीक है। 2x प्लस 1, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। अब कंडीशन देखो कौन सी है जो लेंथ और ब्रेथ को लिंक कर सके, वो है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या कहता है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इज 2x प्लस 1
into breadth is x और what is the area? 528 meter square. Now open the bracket. ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस x और 528 को ले आओ लेफ्ट पर इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर इक्वेशन. ये वो क्वाड्रेटिक सिचुएशन है जो इस केस को प्रेजेंट करती है. ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो. वेरी गुड. विशेष, एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. एटीक्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? The area of a rectangle 528 और what is the area? Length into breadth. Length कितनी है? 2x plus 1 और breadth कितनी है? x. सॉल्व कर दिया. समझ में आ रहा है? ओके, अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट पर. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में क्या कहते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. अब ध्यान देना बच्चों, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर समझो कौन से हैं. ऑल द नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन. ठीक है. द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. द प्रोडक्ट आ गया. ठीक है, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो 306 है. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. हमें इंटीजर्स निकालने. उसने बोला कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. इसमें तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं. कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर. यस रक्षित, कुछ? कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर. सबसे पहले तो पॉजिटिव इंटीजर देखो. पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4 अप टू सो. ठीक है ना. कंसेक्यूटिव का मतलब है वन आफ्टर द अदर. अगर मैं देखता हूं कि दो इंटीजर के बीच में जो कि कंसेक्यूटिव हैं वो कितने का गैप है, तो अगर ध्यान दो तो वो गैप है 1 का. अगर प्रीवियस इंटीजर में 1 ऐड कर दें तो नेक्स्ट मिल जाएगा. उल्टा भी सोच सकते हैं, अगर नेक्स्ट में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्रीवियस मिल जाएगा. अगर वो कहता कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर तो 2 4 6 8 अप टू सो ऑन. अगर कहता ऑड पॉजिटिव 1 3 5 7 अप टू सो ऑन. अब इवन पॉजिटिव में और ऑड पॉजिटिव में कितने का डिफरेंस है? सभी अपना आंसर टेक्स्ट करो. कंसेक्यूटिव में तो देख लिया 1 का डिफरेंस है, तो इवन में और ऑड में कितने का है? शाबाश मंथन, गुड. श्याशी, वेरी गुड. प्रेरणा, ऑड में कितने का गैप है? गैप मतलब प्रीवियस में कितना ऐड करें कि मुझे नेक्स्ट ऑड इंटीजर मिले? प्रेरणा दोबारा सोचो. ठीक है साहिर, वेरी गुड. फटाफट लिखो. हाँ ठीक है, देर नहीं लगनी चाहिए, जल्दी जल्दी लिखो. ईशा, ऑड में 1 का गैप कैसे है? 1 में 2 ऐड करोगे तब 3 मिलेगा, 3 में 2 ऐड करोगे तब 5 मिलेगा. लक्ष्य 1 का कैसे है डिफरेंस? अगर मुझे 3 पता हो और मुझे इसका नेक्स्ट इंटीजर बताना हो ऑड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 में 2 ऐड करना होगा तो 5. ये मैं कहना चाह रहा हूं. 5 का नेक्स्ट बताना हो तो 7 कैसे आएगा? 2 ऐड करो. तो जो दो कंसेक्यूटिव ऑड का डिफरेंस है वो भी 2 है, दो कंसेक्यूटिव इवन का डिफरेंस भी 2 है, और कंसेक्यूटिव इंटीजर का डिफरेंस 1 है. ये आपको समझ के रखना है. ये 3 चीजों में क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है ना.
अब हम लेट करते हैं, लेट दी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, ठीक है, द सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर अब सेकंड पॉजिटिव प्रोडक्ट यहां पे आ गया है, कोशिश करनी है कि हम एक ही वेरिएबल में सारा करें। तो अगर आप x को छोटा मानते हो प्रीवियस, तो नेक्स्ट आप करोगे x+1। अगर आप x को पहले ही नेक्स्ट मानते हो तो प्रीवियस कौन सा होगा, सेकंड वाला x-1। ज्यादातर प्लस वाला करो, ठीक रहेगा, पहला छोटा फिर उससे अगला x+1। हाँ जी सर, जो आपने लिखा था सेकंड कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर, हम्म, सर मैं ये सकते हैं सर, द नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x+1। हाँ हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो x+1 आ गया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी फर्स्ट एंड सेकंड, इनका प्रोडक्ट किया तो हमें मिलता है 306, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक सिचुएशन। दिस इंप्लाइज x² प्लस x, और 306 को ले आओ लेफ्ट साइड में। दिस इज योर इक्वेशन। कितने लोगों को समझ में आ गया, हैंड रेस करो। हर्षिता, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। क्या कहता है थर्ड पार्ट में, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मदर और सन दोनों की एज का रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट आ गया। इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। रोहन की प्रेजेंट एज और मदर की प्रेजेंट एज में रिलेशनशिप दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब जो फाइंड आउट करना है वो वेरिएबल, जितने वो दोनों वेरिएबल है उनमें एक रिलेशनशिप है प्लस माइनस का, और प्रोडक्ट दे रखा है। तो लीनियर के क्वेश्चन की सिचुएशन से बाहर हो गया, किसका बन गया ये, क्वाड्रेटिक का। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ठीक है, या रोहन्स प्रेजेंट एज एक्स हो गया। द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन रोहन, है ना। तो कितने हो गए मदर की एज, x+26। ये दोनों की प्रेजेंट एज हो गई। लेकिन रिलेशनशिप जो देता है वो ये कह रहा है कि 3 साल के बाद जो दोनों की एज होगी, अगर उसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा 360 डिग्री, ठीक है। अभी रक्षित चेक करते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहे हैं, 3 साल के बाद, तो सबसे पहले 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, वो हो गई x+3, करेक्ट है। और उसके मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर की एज में 3 साल जोड़ दो, और अगर 3 साल पहले कहता तो हम माइनस करते, ठीक है। आफ्टर, हेंस, ये इसका सर मतलब क्या है कि बाद में। सर मैं x+26+3 की जगह हम सेट करके नहीं लिखते सर, x+29। एक ही बात है, तो मैं तो क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूं ना, मैं तुम लोगों को बताता हूं जैसे क्वेश्चन बोल रहा है मैं उस तरीके से चलता हूं। क्या कह रहा है, दोनों की एज का प्रोडक्ट 3 साल के बाद, तो मैं पहले शो कर रहा हूं कि 3 साल के बाद कैसे। अब मान लो कोई दोबारा पढ़े कि ये यार 29 कहां से आ गया, अब उसे पता है ना x+3
उसकी रोहन की एज भी 3 साल बढ़ गई। मदर थी x प्लस 26, उसकी भी एज 3 साल बढ़ गई। अब दोनों की एज का प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट हम दिखा रहे हैं कितना है 360। दिस इंप्लाइज x प्लस 3 into x plus 29 is equal to 360. Open the bracket. X into x, x square. 29 into x, 29. 3 into x, 3x. 3 9 ja 27. 3 2 ja 6 or 2 8 is equal to 360 degree. Okay. This implies x square plus 32x plus 87 minus 360 is equal to 0. This implies x square plus 32x, 87 को करो minus, 10 out of 7 3, 15 out of 8 7 और ये 2, 273. This is the equation represent this situation. आपका आंसर सही है रक्षित। x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 273। 5 सेकंड बच्चों, फटाफट देखो। अब बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया, हैंड रेस करो। हर्षिता एंड विशेष, डाउट है तो क्लियर करिए। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम वो सिचुएशन लेते हैं जो इन दोनों वेरिएबल को लिंक करे। प्रोडक्ट वाली सिचुएशन ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होती है, ये समझ लो। प्रोडक्ट वाली सिचुएशन क्या कह रहा है, 3 साल के बाद जो दोनों की एज है उसका प्रोडक्ट। 3 साल के बाद, अगर मान लो रोहन आज 10 साल का है तो 3 साल के बाद कितने का हो जाएगा बताओ? 13 ईयर्स का। अगर उसकी मदर 36 ईयर्स की है अभी, तो 3 साल के बाद कितने की हो जाएगी? 39। तो दोनों की एज बढ़ेगी। तो क्या किया, कह रहा 3 साल की बाद अब जो दोनों की एज है, तो रोहन की एज कितनी हो गई? x में 3 ऐड कर दिया, x प्लस 3 हो गई। मदर की एज कितनी हो गई? x प्लस 26 प्लस 3, दोनों की एज में 3 साल जुड़ गए। अब दोनों को हमने कर दिया मल्टीप्लाई। उसने बोला था कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू 360, ब्रैकेट ऑफ किया एंड सॉल्व। हाँ जी विशेष, अब बताइए, क्लियर? ठीक है, अब आओ पार्ट 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझना है तुम लोगों को, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। क्या कहता है क्वेश्चन बच्चे? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अब ये क्वेश्चन क्या है, इसमें अगर आप देखो तो इसमें सेकंड वेरिएबल के कोई चांस नहीं है, इसमें प्रोडक्ट का सेंस नहीं है। अगर 2 वेरिएबल होंगे तो प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, यहां 2 वेरिएबल है ही नहीं अपने पास। सिर्फ एक सिचुएशन है कि उसने क्या किया, 480 डायरेक्ट डिस्टेंस आपको दे दिया, 480 किलोमीटर जो कि फिक्स है। कह रहा है इस डिस्टेंस को हम कुछ स्पीड से कवर करते हैं, वो स्पीड हमें नहीं पता। ठीक है, समझ गए? अब कहता है अगर उस स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें तो यही सेम डिस्टेंस कवर करने में हमें 3 आवर्स मोर लगेंगे, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, है ना? तो व्हाट इज द स्पीड? देखो टाइम भी आपको दे दिया, डिस्टेंस भी आपको दे दिया और स्पीड दे दिया। तो टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, 3 चीजें हैं। 3 में से आपको 2 पता है, 1 निकालनी है। ठीक है, अभी मैं आ रहा हूं बेटा क्वेश्चन पर। 3 में से 2 है और आपको 1 निकालनी है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दो, 3 में से अगर 2 चीजें पूछता
तब तो कहीं देखते कि भाई प्रोडक्ट की कोई सेंस है या नहीं, अब तो एक ही चीज ही पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन वन वेरिएबल से करना है आपको। फाइनली देखते हैं क्या बनता है। फाइनली ये क्वाड्रेटिक ही बनेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थोड़ी सिलेबस में है। नहीं, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन बिना लिए कैसे होगा। ठीक है, अभी पूरा क्वेश्चन देख लो तुम लोग, फिर बात करते हैं। तो सबसे पहले स्पीड पूछ रहा है, यही आपको लेट करना है। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस, इसको थोड़ा मैं डिटेल में लिखूंगा। डिस्टेंस कवर्ड वो है 480 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस उसको कवर करना है। अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन कवर करती है, तो व्हाट इज द टाइम। टाइम टेकन बाय ट्रेन, इनिशियली उसको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये है फाइनल जो वैल्यूज है कि वो ट्रेन को यूजुअली कितना टाइम लगा करता था। उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, वो डिस्टेंस कवर करती थी 480 किलोमीटर, वो टाइम लेती थी 480 अपॉन x, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड यू गेट टाइम। ठीक है, अब आते हैं मेन काम पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, देखिए। A train travel a distance of 480 kilometer at a uniform speed. Okay. If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. कह रहा है अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी जाए और डिस्टेंस उसको सेम कवर करना है 480, और हमने स्पीड को कम कर दिया, x माइनस 8 कर दिया, 480 अपॉन x माइनस 8। ठीक है, कह रहा अब जो ये टाइम लग रहा है, पहले जितना टाइम लगता था बच्चों जरा कंफर्म करना, ठीक आ रहा है, बीच में शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। यस यस क्लियर है सबको स्क्रीन। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि यस, ठीक है बच्चों, कि पहले जो टाइम लग रहा था उससे 3 घंटे टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। पहले जो टाइम लग रहा था उससे 3 घंटे अब ये ट्रेन ज्यादा टाइम ले रही है। सर हाँ जी, सर ये 80 क्यों समझा दो, वो नेटवर्क इश्यू की वजह से क्लियर हाँ नहीं मैं भी आ हुआ। रहा हूँ। ये 480 अपॉन x माइनस 8। ठीक है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन में अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई उसका यूजुअल टाइम क्या था, 480 अपॉन एक्स आवर्स था। अब इसने ये कहा कि अगर इस ट्रेन की स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, तो पहले स्पीड कितनी थी x, अब उसकी स्पीड को हमने कम कर दिया x माइनस 8। कह रहा अब जो टाइम लगेगा तो टाइम निकालना पड़ेगा, उतना ही डिस्टेंस आपको कवर करना है लेस स्पीड से, यानी x माइनस 8 से। कह रहा अब जो टाइम लगेगा, ठीक है, वो टाइम 480 अपॉन एक्स माइनस 8 3 घंटे ज्यादा होगा प्रीवियस टाइम से, यानी 480 अपॉन एक्स से। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि 480 अपॉन एक्स माइनस 8 और 480 अपॉन एक्स, क्या ये सिचुएशन सही है कि 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इज ग्रेटर देन 480 अपॉन एक्स। जितने लोग कहते हो करेक्ट है वो सी लिखो, और जो कहते हो इनकरेक्ट है वो आई सी लिखो।
ओके, ठीक है। सर मैसेज नहीं जा रहा, वो लिखा है आप मीटिंग में नहीं हो। हाँ, और क्यों दिखाई दे रहा है? मतलब सही मिल रहा है सब? अभी ये हो जाएगा शायद। स्क्रीन तो आ रही है ना मंथन? यस सर, स्क्रीन आ रही है, वो मैसेज नहीं जा रहा। एक बार दोबारा यस सर, स्क्रीन आ रही है। दोबारा करो। वो आ जाएगा, नेटवर्क होगा थोड़ा इशू। लिखते जाओ फटाफट। करेक्ट लक्ष्य, ठीक है, ठीक है लक्ष्य, मिल गया तुम्हारा आंसर। करो 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 फटाफट। हाँ जी, रक्षित, विशेष, श्रेयाशी। श्रेयाशी ने तो भेज दिया आंसर, ठीक है। और कौन बच रहा है? हर्षिता, हर्षिता का भी आंसर आ गया, ठीक है। विशेष और रक्षित। और रक्षित भाई, तुम जैसे ही 1 घंटे होते हैं मीटिंग लीव करके गायब हो जाते हो। हाँ जी, तब तू नजर नहीं आता, 5 मिनट भी तेरे से फालतू नहीं बैठा जाता। क्या बात है? हाँ जी, जब तक क्लास एंड ना हो जाए क्लास छोड़नी नहीं है। मैं क्लास एंड करूंगा, तुम लोग नहीं कि जब मर्जी भाई चलो अब हो गया 12 बजे खत्म। इस तरीके से पढ़ना नहीं है, ठीक है? तो जिसने जिसने कहा इनकरेक्ट, अब उस वो लोग थोड़ा फोकस करो। जैसे मान लो बच्चों, ये 480 किलोमीटर होता। अच्छा, लेकिन तुम लोगों को दिख रहा है? वो हो सकता है थोड़ा बहुत इश्यू हो, ठीक है ना? सर हम्म। सर वो जो मैसेज को एवरीवन में डाल के फिर इन्फिनिट में डाल दो, फिर आ जाएगा। अच्छा, मैं भी कोई मैसेज कर नहीं रहा हूं, ठीक है? अब उसके बाद फिर से डायरेक्ट करके कर सकते हैं, है ना? हाँ ठीक है बच्चों, वो होगा इश्यू हो गया बीच में, एक बार ट्रिप हो गया था ना, इसलिए हो सकता है गड़बड़। बाकी तुम लोगों को दिख रहा है ना? स्क्रीन वगैरह क्लियर है? हाँ, यस बढ़ते सर। हैं। अब मान लो 480 है, सबसे पहले ये चीज आप लोग देखो, 480 अपॉन 10, 480 अपॉन 10, ये पहले स्पीड हमने 10 किलोमीटर पर आवर रखी है। अब मैं इस स्पीड को कम कर देता हूं, 480 अपॉन 8 कर देता हूं। अब एक बात पे ध्यान दो, ये यूनिवर्सल रिलेशन है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो अपने आप टाइम कम होगा, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा। देखो 8 6 68 10 480, देखो ध्यान से, 60 घंटे लगते हैं अगर स्पीड कम है, और 48 घंटे लगते हैं अगर स्पीड ज्यादा है, ठीक है? तो अब जो मैंने रिलेशनशिप बनाया हुआ है वो सही रिलेशन है या गलत रिलेशन है? 480 अपॉन एक्स माइनस 8 और 480 अपॉन एक्स। अब जिसने जिसने इनकरेक्ट लिखा था, क्या उन्हें ये बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई है तो हैंड रेस करो। वेरी गुड, ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब इन दोनों ही रिलेशन के बीच में, हाँ बिल्कुल ठीक है साइड, डिक्रीज स्पीड है। अगर स्पीड डिक्रीज है मतलब वो ये 8 वाली कैटेगरी में आ रहा है, तो टाइम इंक्रीज नहीं हो जाएगा? तो मैंने ये जो रिलेशनशिप है ये टाइम को दिखा रहा है, ये पूरा रिलेशन तो टाइम नहीं है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये भी है टाइम। अभी बताओ समझ गए कि नहीं?
साहिर, यस क्लियर हो गई बात? ठीक है, अच्छा अब मैं बढ़ता हूं आगे फिर, अगर सब समझ गए हो तो। अब बच्चों हमें ये तो पता है कि भाई दिस 60 इज ग्रेटर देन 48, दिस 60 इज ग्रेटर देन 48, लेकिन मुझे 60 और 48 के बीच में इक्वल टू चाहिए, तो मुझे किस तरफ नंबर ऐड करना पड़ेगा, 48 की तरफ या 60 की तरफ? 48 की तरफ। भाई 48 की तरफ अगर आप 12 ऐड करेंगे तभी तो ये 60 बनेगा, है ना? तो यानी कम की तरफ ऐड करेंगे तब दोनों में इक्वालिटी बढ़ेगी। अब मैं आता हूं अपने क्वेश्चन पर। तो ये जो 480 अपॉन एक्स माइनस 8 है, ये है 3 घंटे ज्यादा अपने प्रीवियस टाइम से। यानी अगर मैं इसमें +3 कर दूं तब ये ग्रेटर का साइन हट करके इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने लोग एग्री करते हो? हैंड रेस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये जरूर पेपर में आता है। हर्षिता, लक्ष्य, प्रेरणा, कोई दिक्कत? डिस्कस करो। ठीक है, तो मैं रफ वर्क रफ कर रहा हूं, तब तक तुम लोग सोच लो। अब बच्चों शायद बार बार जो इंटरनेट है मेरा ट्रिप हो जा रहा है, थोड़ी दिक्कत आएगी। आज पता नहीं कहाँ से दिक्कत कर रहा है, बाकी तो कभी दिक्कत होती नहीं है। सर हाँ, एक मिनट। सर ये +3 कहाँ से आया? ठीक है, फिर समझते हैं, क्वेश्चन पढ़ो जरा। अभी सबको क्लियर है? फिर से आता हूँ। 480 अपॉन एक्स माइनस 8 सब समझ गए, 480 अपॉन एक्स समझ गए। अब ये दो टाइम है, उसने बोला कि जो ये 480 अपॉन एक्स माइनस 8 है, ये 3 आर मोर देन है दिस टाइम, इस टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। यानी अगर मैं इसमें 3 घंटे ऐड कर दूं तो क्या दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? हाँ जी प्रेरणा, समझ में आ गया? ठीक है, हाँ हाँ जी रक्षित, आप बताओ। सर आ गया। आ गया? अब इसको सॉल्व करने की टेक्निक पकड़ो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एलसीएम ले लो, हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक्स वाली वैल्यूज कर दो, तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, ऐसे करेंगे तो काफी इजी हो जाएगा। अब इस पूरे रिलेशन में से 480 आ रहा है कॉमन, विद इन अ ब्रैकेट रह गया 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। ये वाली कैलकुलेशन देखो सभी, क्या करना चाहिए? हमेशा x वाली वैल्यू साथ ले आओ। तो 480 कॉमन, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स। अगर आप हो ऐसे भी जाएगा कि आप दोनों तरफ डायरेक्ट एलसीएम ले लो, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स काम है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो जरूर आप x वाली वैल्यू साथ कर दो। दिस इंप्लाइज 480, अब आपने एलसीएम ले लिया x इंटू एक्स माइनस 8, x माइनस 8 से x माइनस 8 गया, क्या बचा? x, x x से x चला गया, अपने पास आ गया x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब करते हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आ गया 480 विद इन अ ब्रैकेट x माइनस और माइनस प्लस 8 और 3 इंटू विद इन अ ब्रैकेट x इंटू एक्स माइनस 8। देखो और कैलकुलेशन हो सकती है अभी, 3 1 जा 3 और इसको मैं कट कर देता हूं, 16 3 जा 48, 160 आ गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दिस इंप्लाइज 160
प्लस एक्स माइनस एक्स 0 इंटू 8 और यहां ब्रैकेट ऑफ कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 8x। 16 8 द 128 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब ये कांस्टेंट ले जाते हैं राइट पर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये आ गई अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस सिचुएशन। पंद्रह सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को समझने के लिए। एक बार क्वेश्चन तुम लोग दोबारा खुद पढ़ो और फिर आप सॉल्यूशन पर आओ। जल्दी पूरा क्वेश्चन पढ़िए और फिर सॉल्यूशन पर आइए। कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो। वेरी गुड। यस प्रेरणा, आप बताओ। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके। अब ये सारे पार्ट खत्म हो गए बेटा। अब ये समझ जाओ कि आप पूरे के पूरे चैप्टर में इक्वेशन बनाना सीख चुके हो। अब कुछ खास नहीं है, बस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा, वर्किंग रूल सेम है। अब नेक्स्ट आता है कि जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो इन्हें सॉल्व कैसे करें। मतलब अब वो कह रहा है, मान लो कह दे फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन या यूजुअल टाइम टेकन बाय द ट्रेन, तो यानी एक्स की वैल्यू चाहिए। अब लीनियर इक्वेशन में तो हमने पढ़े थे डिफरेंट मेथड्स, कौन सा? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर एक्स और वाई निकालते थे। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब हमें इसके मेथड्स पढ़ने होंगे। ठीक है, तो अपने पास है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशन ऑफ quadratic equation by factorization। अब फैक्टराइजेशन के दो रूल्स हैं, फॉर्मूले से फैक्टराइज करना, ठीक है, ये एक रूल है, और दूसरा बाय यूजिंग मिडल टर्म ब्रेकिंग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये भी है, 9th क्लास में हमने पढ़ा है। मिडल टर्म ब्रेकिंग से भी आप कर सकते हो, फॉर्मूले से भी फैक्टराइज आप कर सकते हो। तो अब फैक्टराइजेशन करनी है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक बच्चों, देखो जैसे हमें एक एग्जांपल दिया गया, एग्जांपल नंबर 3, मिडल टर्म ब्रेकिंग। अब हमने सबको आती होगी मुझे लगता है। वैसे कितने लोगों को मिडल टर्म ब्रेकिंग आती है? हैंड रेस करो। स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ठीक है। साहिर एंड विशेष, तुम दोनों को नहीं आती? ठीक है, साहिर मेरी आवाज जा रही है? अभी डिस्कस करता हूँ फिर। हाँ, चैप्टर 2 में तो किया ही था। वेरी गुड, हाँ जी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्या लिखा बेटे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी ठीक है विशेष? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें क्या बताना है? रूट्स। और यही पॉलिनोमियल में क्या थे? फाइंड द जीरोस, यानी x की पॉसिबल वैल्यूज। तो अभी भी आपको वही x की वैल्यूज निकालनी। देखिए वर्ड क्या यूज किया गया? रूट्स। रूट्स का मतलब x की ऐसी वैल्यूज आपको निकालनी है जब इसमें इक्वेशन में पुट करो तो आंसर दे 0, यानी LHS इक्वल टू RHS। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या यूज करना चाहिए? मिडल टर्म ब्रेकिंग। तो 3 2 6,
और 5 को मैं फैक्टराइज करूं तो 3 2 जा 6, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं, आगे फिर मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। 5 को लिख सकते हो 3 + 2 × x + 3 = 0। दिस इंप्लाइज 2x², ब्रैकेट ऑफ किया, -3x - 2x + 3 = 0। बाहर माइनस था, अंदर के साइन चेंज हो गए और x से मल्टीप्लाई हो गए। टेकिंग x कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू, ये आ गया 2x - 3, -1 कॉमन, 2x - 3 0। पहला फैक्टर बन गया बच्चों x - 1, दूसरा बन गया 2x - 3 = 0। Either x - 1 = 0 or 2x - 3 = 0. This implies x = 1 and x = 3/2. These are the roots of quadratic equation. ये क्या है रूट्स? पहला रूट है x = 1 और दूसरा है x = 3/2। इस तरीके से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये x की वैल्यू अगर आप इक्वेशन में रखो तो सेटिस्फाई, x की वैल्यू 3/2 रखो तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई। ठीक है, कितने लोगों को एग्जांपल 3 समझ में आ गया? हैंड रेज करो, इसमें मैं ज्यादा वो नहीं जाऊंगा, तो पता ही होगा सबको। फटाफट बस बता दो मुझे कौन कौन समझ गया। विशेष, मेरी आवाज ठीक जा रही है या डाउट कोई? ठीक है, तो एग्जाम्पल 3 हो गया खत्म। अब आओ एग्जाम्पल नंबर 4 पर। आप एक बार रीज्वाइन कर लो विशेष, अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो। एग्जाम्पल नंबर 4, फोर्थ एग्जाम्पल कहता है बेटे, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है 6x² - x - 2 = 0। 6x² - x - 2 = 0। तो अगर मैं मिडल टर्म ब्रेकिंग लगाऊं तो 2 6 जा 12 और यहाँ 1 है, 4 3 जा 12। तो ये आ गया अपना 6x² माइनस साइन तो एज इट इज, फिर 4 - 3 x - 2 0। ये सब ट्रिक बता चुका हूँ। प्रोडक्ट करके अगर नेगेटिव आ रहा है तो अंदर माइनस होंगे और पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस होंगे। 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 2x कॉमन आ रहा है, विद इन अ ब्रैकेट 3x - 2। नेक्स्ट 2 में से कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन आ गया = 0। ठीक है, तो पहला फैक्टर अपना बन गया 2x + दूसरा बन गया 3x - 2 = 0। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर ली। इधर 2x + 1 = 0 और 3x - 2 = 0। What about x? X is -1/2 और what about x? It is 2/3। तो ये दो अपने पास आ गए रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x is -½ और x is 2/3। ठीक है, अब विशेष क्लियर है? समझ में आ रही बात? सिर्फ मिडल टर्म ब्रेकिंग करनी है, x की वैल्यू बतानी है, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। एग्जाम्पल 5 करते हैं, शायद तुम लोग भूल गए हो स्क्वायर रूट अगर मिडल टर्म में हो तो कैसे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 बस इसने इसलिए दिया कि आप सारी सिचुएशंस को सॉल्व कर सको। ये समझ लो कि ऐसा नहीं कि मिडल टर्म ब्रेकिंग का क्वेश्चन आने वाला है। एग्जाम्पल नंबर 5, फिफ्थ एग्जाम्पल कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6x + 2 = 0। इसको मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, बाकी तो 9th में हमने किया ही था। क्या करना है बच्चों? 2 को किया 3 से मल्टीप्लाई, आपका जो प्रोडक्ट आया वो आ गया 6। रफ वर्क ध्यान से देखना, 6। फिर हम 6 के बनाते हैं प्राइम फैक्टर, 2 3 जा 6
और 3 1 जा 3। अब मैंने आपको क्या बताया था 9th क्लास में कि अगर हमें मिडल टर्म में स्क्वायर रूट मिल जाए, जैसे मिडल टर्म में जो कोफिशिएंट है उसमें स्क्वायर रूट हो, जैसे यहाँ पे आ रहा है आपके पास √6, बाकी कोई नंबर हो ठीक है, बट √6 पर कॉन्सेंट्रेट करो। जो भी √2 होता तो उसको देखते, √3 होता तो उसके हिसाब से सोचते, अभी √6 है तो उसके हिसाब से सोचना है। अगर √6 है यानी अब आपको क्या करना है कि आपको एक प्राइम फैक्टर मतलब 6 का इस्तेमाल नहीं करना, प्राइम फैक्टर नहीं, प्रोडक्ट करो। प्राइम फैक्टर जैसे √2 होता तो हम एक 2 को हटा देते, मिडिल टर्म ब्रेकिंग में उसका कोई यूज नहीं करते। अगर √3 होता तो एक 3 को हटा देते, मिडिल टर्म में उसका कोई यूज नहीं करते। लेकिन ये तो √6 है तो आपको एक 6 हटाना पड़ेगा, उसके फैक्टर में से हटा दिया। अब बाकी जो बचता है, जैसे कि यहाँ 2 बचा हुआ है, बस आपको इसे ब्रेक करना है और ये सब वेरिएबल माने जाएंगे। √6x एज अ वेरिएबल। ब्रेक किसे करना है? 2 को यहां बचे हुए फैक्टर के साथ। तो यहां तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो सिर्फ 1 बचता है। तो आपको ब्रेक किस में करना है? 1 आप कितनी 2 बार ले सकते हो, कितनी बार भी ऐसे तो ले सकते हो, बट यहां तो 2 ही नंबर चाहिए ना ब्रेक करने के लिए, 2 नंबर। अब 2 को कैसे ब्रेक कर सकते हो आप? तो हमने क्या किया, 2 को ब्रेक करना शुरू किया। 3x², 1 अपने पास है तो 2 को लिख दिया 1 + 1, बाकी √6x + 2 = 0। यहां जिसको नहीं समझ में आया वो हैंड रेस करो। सबको क्लियर? वेरी गुड। 3x², अब आपको ब्रैकेट खोलना है 1 × √6, तो ये आ गया √6x - √6x + 2 = 0। ठीक है, कॉमन कैसे लेंगे आप? कॉमन देखो, नंबर में यहां 3 है, √6 में तो कोई नंबर नहीं है 3, तो आपने क्या करना है, √6 को देखो अगर मैं ब्रेक करूं तो लिख सकता हूं √3 × √2। 6 को लिखा √3 × √2 + 2 = 0। पहले दो में से अगर नंबर कॉमन लो तो एक 3 है और एक √3 है, तो छोटा कौन सा हो गया? √3। x² और x तो कॉमन आते ही हैं। 3 में से √3 कॉमन चला गया, बच गया √3, आधी पावर चली गई, आधी बच गई। x और √3 बाहर चला गया, बच गया √2। अगले दो में से 2 और √2 में से कॉमन क्या आ गया? √2 विद इन अ ब्रैकेट √3x - √2 = 0। तो फैक्टर क्या बन गए? पहला फैक्टर बन गया √3x - √2 और दूसरा फैक्टर भी है √3x - √2 = 0। इधर √3x - √2 = 0 और √3x - √2, और दोनों निकाल के दिखाने बेटे, चाहे वो इक्वली क्यों ना आ रहे हो। तो x की वैल्यू आ गई √2/√3 और इधर भी x की वैल्यू आ गई √2/√3। यानी आप इसे अब लिख सकते हो, अगर दोनों पर रूट है तो होल रूट 2/3, और दूसरा भी हो गया x = होल रूट 2/3। ठीक है, एक रूट ये आ गया, एक रूट ये आ गया। ठीक, हाँ साहिर अब बताइए बेटा, कहां से समझ नहीं आया? अब सभी ध्यान से देखो, कौन सी बात आपको समझ नहीं आई या किसी को क्या चीज नहीं समझ में आया? सर जहाँ पे रूट को ब्रेक किया सर वहां से भी आया सर। अच्छा, ये ठीक है। 1 + 1 जो किया था मिडिल टर्म ब्रेकिंग, क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट खोलने के बाद जैसे अब कॉमन की बात करते हैं बच्चों, तो कॉमन में पहले नंबर में कॉमन देखा जाता है। जैसे यहाँ 3x² माइनस मान लो √2 लिखा होता, √2x, तो क्या 3 और √2 में कोई रिलेशनशिप है? नंबर देखो अंदर, वो 2 और 3 है। जब 2 और 3 में कोई रिलेशन नहीं है तो √2 और 3 में भी कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। लेकिन अगर आप √6 को देखते हैं तो √6 क्या है कि √6 को आप लिख सकते हो 3 × 2, और अकॉर्डिंग टू स्क्वायर रूट आप स्क्वायर रूट को ब्रेक कर सकते हैं प्रोडक्ट में, यानी √6 को आप लिख सकते हो √3 × √2।
तो क्या 3 और √3 में कोई रिलेशन है? जब 3 और 3 में रिलेशन है तो 3 और √3 में भी है। 3 की पावर 1 है और 3 की पावर हाफ है, तो कॉमन क्या आ जाएगा? 3 to पावर हाफ, यानी √3 कॉमन आ जाएगा। अगर 3 में से √3 चला गया, क्योंकि 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, अगर 3 में से √3 चला गया तो बचा क्या? √3, तो वही बच गया √3x माइनस √2। अब बताओ साहिब, अभी समझ में आया? तो आपने क्या किया, इस 3 में और इस √3 में से √3 को ले लिया कॉमन। अब यहां देखो, इस √2 में से और इस 2 में से आपने √2 को ले लिया कॉमन, तो ये फैक्टर बन गए। समझ में आ गया? अब कितने लोगों को समझ में आ गई मिडिल टर्म ब्रेकिंग? हैंड रेस करो। फटाफट। ईशा, प्रेरणा, रक्षित, एनी डाउट? नो। अगर 2 की जगह 3 होता तो हम उसे, तो वो क्वेश्चन वैसा होता ना, फिर वहां पे आपको फैक्टर भी मिलते ब्रेक करने के लिए। ठीक है, समझ गया बेटा? वो उसी हिसाब से मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी। ओके, तो अब तुम लोगों का होमवर्क है एक्सरसाइज 4.2 पूरी कंप्लीट करनी है, और जो ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है उसका मतलब समझ लो। ठीक है, या अभी चलो फर्स्ट के 5 पार्ट करो बस, फिर उनको समझाता हूँ। फर्स्ट के 5 पार्ट, एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट के ऑल पार्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं डिस्कस करने चल रहा हूं तुम लोगों के साथ टेस्ट के बारे में। ये सारा खत्म हो गया आज का लेक्चर। अब मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन। हाँ, फर्स्ट के ऑल पार्ट्स। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। एक मिनट बच्चों, निश्चय अभी क्लास स्टार्ट होती है, तुम लोगों के रुक जाओ। ठीक है, 5 मिनट के बाद। अब बात कर लेते हैं कि भाई किसको कितने नंबर मिले, है ना, इस पे हमें बात करनी है। रक्षित, तुमने टेस्ट नहीं दिया था भाई, क्या बात है? सर मैंने बताया तो था। अच्छा अच्छा, उस दिन टेस्ट नहीं हो पाया था ना, उसी दिन की बात है ये। ओके, यस सर। तो मार्क्स जो आए हैं, हर्षिता के 13 मार्क्स हैं 16 में से, लक्ष्य 13 मार्क्स, मंथन के सबसे हाईएस्ट हैं 16 आउट ऑफ 16, प्रेरणा 11 मार्क्स, साहिर 12, श्रेयाशी 14 और विशेष 10 मार्क्स। अच्छा जी, अब मुझे साहिर एक बात बताओ, जब हमने वो क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था √5/3 वाला, तब फिर क्यों इतनी गड़बड़ हुई? हाँ जी, जब ये बात हम डिस्कस कर चुके थे। सर मैंने सर सिंपलीफाई करने का लिया था, जितना मेरे को आता रहा अपने फ्रैक्शन से किया था वो वाला तो क्वेश्चन। मैंने यही बात तो बताई थी कि उसमें आपको एलसीएम नहीं लेना। देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं आपके टेस्ट में, जब आपने ये 3, आपका टेस्ट है ना ये, यस सर। थोड़ी प्रेजेंटेशन ठीक करो, ओके सर। इतनी बुरी तरह नहीं लिखना। अब मान लो आप यहां पर हो,
जो ये रहा x स्क्वायर माइनस 5/3। यस, एलसीएम इज 3। 10th क्लास में आपको ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, पहली बात बता दें, लिख दो तो कोई बात नहीं। लेकिन बच्चे एक बात बताओ, ये 1/3 कहाँ चला गया? ये आपको सोचने वाली। 1/3 मैंने कॉमन ले लिया बाहर। कॉमन तो ले लिया, लेकिन फिर ये यस सर। इधर ध्यान देना अब जरा, फिर ये 3x स्क्वायर माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो 1/3 कहाँ गया? आप मेरे ख्याल आपने 1/, ये चीज शो कर दी कि 1/3 इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, है ना? यस सर, यही शो करना चाहते कि 1/3 was a fact, 1/3 into 3x square minus 5 was are factors of px, so this implies 3x square minus 5 is a factor of px, और फिर मैंने डिवाइड। ठीक है, लेकिन इस तरह से करने पर जो सॉल्यूशन आपका बना यहाँ पर -1 ठीक है, लेकिन ये ज्यादा ठीक नहीं है। आप जो है ना फ्रैक्शन वाले से ही करिए, वो ज्यादा सही है, इसलिए मैंने कर दिया ये, क्योंकि सर लेकिन सर हाँ। वो ए क्यू मिले सर, इसके लिए मतलब लाइक जो कॉमन निकालने के लिए गलत मेथड है। नहीं, कॉमन तो आपने निकाला 1/3 3x स्क्वायर माइनस 5, लेकिन इस चीज को जैसे एलिमिनेट कर दिया, 1/3 को हटा दिया, तो जो फैक्टर बने हुए आप उसी से करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे वैसे तो ठीक है, फैक्टर बनाया आपने, ठीक है कि 1/3 इज वन ऑफ द फैक्टर। अब एक बार आप क्या करो, पहले तो ये चेक करो 1/3 से पूरी पॉलिनोमियल आप डिवाइड करो, ओके देखो सर। क्या रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दो। ओके, बाकी जब हमने डिस्कस कर लिया है तो आप उस मेथड की तरफ क्यों नहीं? इस आंसर एक 6th क्वेश्चन मैंने करा है वो सर, हाँ 3 नंबर का है, उसमें मैंने बस ये px नहीं लिखा बस, बाकी मैंने पॉलिनोमियल पूरा लिखा है, बाकी मैंने पूरा सॉल्व करा, मैंने बस px नहीं लिखा। आंसर मेरा वो 2 नंबर कटे सर वहां पे 6 क्वेश्चन। नहीं नहीं, 2 नहीं कटे हैं, वो 6 क्वेश्चन बच्चे 2 नंबर का ही कर दिया ओके सर ओके। है ना? तो अब मार्किंग स्कीम चेंज कर दी थी, एक से आंसर उसमें सर उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में आधा नहीं मिलेगा उसके लिए, या फिर एक ही है? किसमें? क्वेश्चन नंबर 7 में तो, क्वेश्चन नंबर 7 तो 3 का था। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपने क्या किया है, वो मैंने डिवीजन ही हटा दी ना, तुम्हारी कट कर दी पूरी। 7 वही है ना? यस सर। तो डिवीजन ही पूरी कट कर दी ना, सिर्फ आपने जो फैक्टर लिखा था x स्क्वायर माइनस 3, बस उसके मैंने आपको 1 मार्क दिए हैं। सर तो डिवीजन के 2 नंबर थे, फैक्टर्स के बनाने के मतलब आधा नहीं मिलेगा, और मैंने फैक्टर्स भी बनाए। नंबर ये मत करो, ये नहीं कि कितने, ओके सर। जो गलत ओके सर। सही करो, ठीक है बस। ओके, तो सबको टेस्ट पता चल गया, किसी और को कुछ पूछना है उसके? और मुझे टेस्ट किसका ठीक नहीं लगा? हाँ जी, प्रेरणा थोड़ी मेहनत करो आप भी, बहुत कम नंबर है। साहिर और विशेष, हाँ जी विशेष, सबसे कम नंबर तुम्हारे हैं, 10 नंबर। क्या बात है विशेष? हाँ जी, जल्दी बता क्या बात है। ठीक है, तो अगला टेस्ट जो इस संडे होगा तुम लोगों का, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है, तैयार रखो। ठीक है, टाइमिंग्स वही रहेंगे 6 से 7। ओके, या और टाइमिंग कोई चेंज होगा तो मैं डिस्कस करूंगा। चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3, एनसीईआरटी से पूरा तैयार होना चाहिए, 3.7 तक जितना पढ़ाया है। ठीक है, क्लियर बात? और ढंग से सबको करना है, थोड़ी प्रेजेंटेशन वगैरह ठीक ठाक करनी है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितने मैं ये आपको एमसीक्यू देता हूं, आपको सॉल्व करके लिखने हैं। अगर सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है और आपने डायरेक्ट लिख दिया तो आपके नंबर में काट दूंगा। 2 नंबर का होगा तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, समझ गए या नहीं? क्लियर? बढ़ते हैं अब आगे। तो एंड कर रहा हूं क्लास तुम लोगों की, अगली बार से ध्यान रखना, मेहनत करो काफी।